देख के बताओ। यस सर। ओके, अब हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n जानते हैं क्या विराज? यस सर। कितना होता है बताओ? सो x पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। करेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर हम n जानते हैं, x पावर n प्लस वन होल बाय n प्लस वन। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है पहले वाले टर्म के लिए? -2। और यस सर। सेकेंड वाले टर्म के लिए कितनी है? 0। वन। ओह सॉरी। यस सर। n की वैल्यू 0 है ना, तो अब वही फंडा लगा दो और आंसर निकाल लो। वैसे भी 1 है, 1 का हम जानते हैं इंटीग्रेशन कैसा होता है, x विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो जैसे यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन था विथ रिस्पेक्ट टू f, कितना आ गया था f। तो यस सर। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा x। तो करो, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसी इक्वेशन को फिर लिख लेते हैं। f बाई जी एम नॉट इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x a का पावर x माइनस टू डी एक्स प्लस b, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के क्योंकि कैसा है, कांस्टेंट 1 का 1 टाइम्स डी एक्स, ए भी बाहर निकाल लोगे तो अब इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस टू, बोलो कितना हो जाएगा? सो माइनस एक्स। नहीं, फिर से सोचो। माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन। हाँ, x का पावर -1 अपॉन -1 है ना, टाइम्स ऑफ a प्लस b इंटू एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाया है बस, करेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर -2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन, राइट। सो x का पावर -2 प्लस वन मतलब -1 होल बाय -1। आई होप क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। डाउट होगा तो प्लीज क्लास के बाद रुक के पूछ लेना, राइट। तो ये हो गया इस तरह से। अब a के साथ माइनस की वैल्यू आ रही है तो ये हो गया -a/x प्लस बी एक्स, लेकिन लिमिट्स भी तो लेनी थी दोनों में, है ना। लिमिट्स क्या है बोलो, कहाँ से कहाँ तक x वेरी कर रहा है बताओ, a से लेकर a प्लस एल, डाले लिमिट्स, क्या हो जाएगा बताना। यहाँ पर लिमिट्स ले लेते हैं दोनों के लिए, a से लेकर a प्लस एल। किसकी जगह डालेंगे, x की जगह रखेंगे क्योंकि ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट्स है। तो रखो, क्या हो जाएगी वैल्यूज बताओ। वी हैव -a, बाहर आया, ठीक है, या चलो रखते हैं, हाँ। क्या हो जाएगा, होल बाय a प्लस एल प्लस बी टाइम्स ऑफ a प्लस एल, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस एल रख दिए पहले, उसके बाद जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दोगे, a। सही कह रहा हूँ विराज, ऐसे ही करते हैं ना, यस सर। प्लस बी टाइम्स ऑफ a। पहले हम अपर लिमिट डालते हैं x की जगह, फिर लोअर लिमिट डालते हैं और दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। वो कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन को आगे एक्सपैंड करो, तो -a/a प्लस एल प्लस a/a प्लस b टाइम्स ऑफ a प्लस एल माइनस b टाइम्स ऑफ a। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएंगे और एक्सप्रेशन बन के क्या आ जाएगा देखते हैं। सो एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पर a वाला टर्म हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लें। देखो इसने क्या किया है, दोनों दोनों ही ऑप्शंस में a वाला टर्म कॉमन ले लिया और b वाले टर्म को अलग रखा है, ठीक है। तो कॉमन ले लो, a वाला टर्म कॉमन है ना, यहाँ आ जाएगा f इज इक्वल टू, ये जो नीचे जी एम नॉट था इसको मैं वापस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सो f इज इक्वल टू, और एम नॉट की जगह मैं सिर्फ m लिख रहा हूँ क्योंकि m नॉट हमने अपनी सुविधा के लिए रखा था। फिर दिस इज a कॉमन लिया, क्या हो जाएगा 1/a माइनस 1/a प्लस एल प्लस बी एल। सही कह रहा हूँ क्या विराज? देखो एक बार वेरीफाई करो पूरा कैलकुलेशन। यस सर। ओके, तो हमने क्या सीखा विराज, हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि कभी भी अगर आपके पास इस तरह से, अच्छा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाय द वे, ऑप्शन नंबर बी, राइट, यही होगा ना, चेक करो। प्लस बी एल आ रहा है, माइनस बी एल आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है, प्लस आ रहा है देखो यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द राइट, देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है, इन दोनों में इतना ही फर्क था, एक में माइनस बी एल था एक में
प्लस Pl था। क्लियर हो रहा है? तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं, क्विक रिवीजन। हमने कहा कि हमें एक रॉड की वजह से एक पॉइंट मास पे फोर्स चाहिए था। इस रॉड के लिए मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के लॉन्ग, जिसको अपन कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, है ना, या मास पर यूनिट लेंथ, वो दिया हुआ था। इस तरह के सवाल हमने कुछ कुछ बनाए हैं। फिर हमने क्या किया, इस ये जो JEE 2019 का क्वेश्चन है और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। फिर हमने किया सबसे एक छोटे से मास और इस मास के बीच का फोर्स ले लिया और फिर उसको कर दिया इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया एंड वी गॉट द आंसर। कुछ भी नया नहीं किया, हम ये कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक और सवाल बनाओ एवरीवन। ये रहा सवाल। अच्छा, मैंने कल के नोट्स में आपको मैं जब भेजूंगा तो यू विल नो, एक टर्म बताया है, जैसे अपन लोग अभी तक पढ़ते थे ना ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर आप लेट्स से एक टर्म हमने डिवाइस कर लिया, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मीनिंग समझना, जैसे कल क्या पढ़ा था हमने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट मास, है ना। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। लिख लेना अपने पास, ग्रेविटेशनल फील्ड। इनफैक्ट उसका पूरा नाम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको ई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पर यूनिट मास। लेट्स से अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स से एक प्लैनेट है, और इस प्लैनेट का ये सेंटर है। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट है जिस जगह पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, ठीक है। और ये r डिस्टेंस की दूरी पर है सेंटर से, राइट। तो मैं क्या कहता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि r डिस्टेंस पर तो जो फोर्स, लेट्स से अगर यहाँ पर एक m मास होता तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता, बोलो। द फोर्स एक्टिंग वुड बी, हाँ राहुल, कितना लगता फोर्स, F वुड बी, इसका मास कैपिटल M है। G capital M small हम्म, m upon r square. राइट। तो अब अगर इस स्मॉल एम पर लगने वाले फोर्स को मैं इसके ही मास से डिवाइड कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा बताना, G एम Capital एम M. बाय mr स्क्वायर, ऐसे ही होगा। Yes sir. Yes sir. यहाँ पे स्क्वायर लगा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, G जी M एम r बाय square by r बाय square. आर स्क्वायर। ये कहलाता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू अ मास m, ठीक है, ड्यू टू मास कैपिटल M, ठीक है, एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, acting at a distance of r। जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था कि वो एनर्जी को अगर आप मास से डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल आ जाता है, वैसे ही अगर आप फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाती है, ठीक है। तो उसको लिख लो अपने पास एवरीवन। काइंडली नोट दिस डाउन इन योर कॉपीज, देन लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट। लिखें क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये रहा बड़ा सा सॉलिड स्फीयर, ऐसा,
अब इस सॉलिड स्फीयर में से आपने क्या किया, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ऐसा। चलो पहले एक्चुअली आपको एक छोटा सा और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर ये देते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास पिछली कुछ क्लासेस में फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म मास देखा है ना, जैसे अर्थ के अंदर हमने देखा था, देखो याद करो, इस तरह से फील्ड, अगर मैं फोर्स और आर के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ देखो ऐसा कुछ आता है, याद करो। पहले वो ग्राफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा, और उसके बाद कैसा हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से हमने एसएचएम वाला वेरिएशन बताया था। So here F is directly proportional to R, जबकि इस वाले के लिए F is inversely proportional to R square। ये किसके बीच का ग्राफ है, फोर्स और R के लिए फॉर अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, याद आ रहा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब जिसकी डेंसिटी हर तरफ सेम है, बदल नहीं रही, यूनिफॉर्म डेंसिटी का, यूनिफॉर्म या सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो इसको यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसको अर्थ को एक मानते हैं, लेट्स से कोई भी प्लैनेट के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हम मानते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो अब सपोज अगर आप ऐसा ही ग्राफ एक शेल के लिए बनाना चाहते हो, शेल का क्या मतलब है, एक ऐसी बॉल जैसे प्लास्टिक की बॉल है, अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक से बनी है बट अंदर कुछ नहीं है, उसको बोलेंगे अपन शेल, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ शेल। अब मैं शेल के लिए ऐसा ही एक ग्राफ समझना चाहता हूं कि उसके अंदर और बाहर फोर्स कैसा होता है। सो लेट्स हैव अ लुक, लिखना ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड व्हाटएवर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट मास इज फील्ड है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ हॉलो शेल। वैसे तो शेल का मतलब ही है जो हॉलो है, बट स्टिल हॉलो शेल, ठीक है। तो हम एक शेल बनाते हैं। शेल मतलब देखो मैं अंदर से उसको एम्प्टी दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसा कुछ। ये जो था पिछले पेज में वो एक स्फीयर था विच वॉज फिल्ड फ्रॉम विद इन, कुछ ऐसा, ठीक है, और इसका रेडियस भी था कुछ, तो इसका रेडियस हम लेट्स से आर मान लेते हैं, है ना। ये लेट्स से अगर इसका सेंटर है तो इसका रेडियस आर है। आर तक जो जब भी फोर्स देखोगे वो इस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बाहर जाकर कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब सरफेस पर देखो मैक्सिमम फोर्स काम कर रहा है, अगर आप जीरो पर चले जाओगे एकदम सेंटर पे तो यहाँ कोई फोर्स नहीं, यहाँ मैक्सिमम, जैसे जैसे दूर जाओगे फिर वो फोर्स वापस कम होने लगेगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं फोर्स ड्यू टू हॉलो शेल। हमने एक नोट लिखा था, याद है, जब हम लोग ये स्फीयर वाला केस बना रहे थे, मैंने बताया था जब आप यहाँ जाते हो अर्थ के अंदर, तो अर्थ के अंदर आने के बाद सिर्फ ये जो, अगर आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो ये जो सिर्फ ये वाला शेडेड पार्ट है ये हम पर फोर्स लगा रहा होता है, जो बाहर का पार्ट है यानी कि दिस पार्ट, दिस डज नॉट अप्लाई फोर्स, याद आ रहा है। शेल के केस में इस बात को समझने की कोशिश करना। अभी तक आप शेल के जब बाहर खड़े थे तो इसको भी हम 3 केसेस में बांट देते हैं, ठीक है, या कह लो 2 केसेस में बांट देते हैं फोर्स के कैलकुलेशन के लिए। अब सपोज इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, और हम फोर्स देखना चाहते हैं 2 अलग अलग जोन्स में, एक है शेल के अंदर और दूसरा है शेल के बाहर। तो शेल के बाहर यानी कि यहाँ पर सपोज ये एक डिस्टेंस है और वैसे एक जोन है शेल के अंदर, है ना। तो हम 2 केसेस लेते हैं। केस 1 इज फॉर r वैल्यू लेस देन कैपिटल R, मतलब फॉर वैल्यूज इनसाइड द शेल, और एक है केस
R value is greater than or equal to capital R, that is on, surface and outside the shell. Just 1 minute. तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करें इस सवाल को. देखो, सो फॉर आर वैल्यूज लेस देन कैपिटल आर, हमने क्या कहा था, जब हम अंदर उतर गए, अर्थ के सरफेस से अंदर आ गए, अब यहाँ पे एक ऐसी अर्थ है जिसमें मास सिर्फ बाहर है, अंदर सब कुछ खाली खाली है. तो अब जब अंदर कुछ है ही नहीं तो कोई फोर्स लगेगा क्या इस पे? क्या लगता है कुशल? देयर इज नथिंग हियर, हॉलोनेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो बताओ फोर्स लगेगा क्या? बाहर जो भी मास है वो तो इस जगह पे है, बाहर की तरफ है. बाहर की वजह से तो कोई फोर्स लगता नहीं अंदर वाले ऑब्जेक्ट पे. तो क्या इस मैन पे कोई फोर्स लगेगा जब वो शेल के अंदर घुस जाएगा? तो नो सर. नो. इसका मतलब, अच्छा एक बात याद रखना, अगर बाहर कोई दूसरा मास है, लेट्स से m, तो उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स. लेकिन इस मास की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो यहां रखा हुआ है, देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मैन. मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना. हमने क्या कहा कि अगर आपके पास एक मैन यहां खड़ा है तो ठीक है, क्योंकि अब अभी मास इसके नीचे है, ये वाला मास, ठीक है. लेकिन अगर ये यहां से गड्ढा खोद के अंदर चला जाए, यहां आ जाए, अब हमने क्या कहा था स्फीयर वाले केस में, कि अगर आप ऐसा एक नया स्फीयर बना दो, ठीक है, लेट्स से अभी इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज x, तो अब जो भी फोर्स लगेगा इस x के अंदर जितना भी मास होगा उसकी वजह से लगेगा. लेकिन यहाँ पर तो अंदर कोई अब मास है ही नहीं, जो भी मास है वो तो बाहर था, क्योंकि ये शेल है, हॉलो शेल. तो क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो मास, therefore the force acting on the object is 0. ठीक है, सो इसको अपने पास लिख लेना. So as there is no mass within, here the force acting is 0. यहाँ पे explanation में लिखना, as all the mass is on shell surface, there is no force acting, due to the shell का आप मास कैपिटल M ले लो, ठीक है. नो फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द शेल ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड इट. ठीक है, सो द फोर्स एक्टिंग इज 0. अंदर की तरफ कोई फोर्स नहीं, इसका मतलब फील्ड भी कैसी हो जाएगी? 0. क्योंकि फील्ड कैसी होती है, अभी अभी हमने देखा, फोर्स पर यूनिट मास. सेकेंड केस देखो, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R हो, मतलब अब हम रेडियस पे या बहुत बाहर जाके देख रहे हैं, तब क्या होगा? ऐसे केस में लिखना, the shell behaves like a point mass of capital M. मतलब अगर point mass capital M placed at its center. अब इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है. इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब, अगर आप शेल के अंदर हो तब तो आप पर कोई फोर्स नहीं है, आप हर तरह के फोर्स के प्रति इम्यून हो, उस शेल से कोई फोर्स नहीं लगेगा आपको. लेकिन अगर आप यहां खड़े हो सपोज, या यहां खड़े हो, या कोई भी एक रैंडम डिस्टेंस पे खड़े हो, ठीक है, तो ये शेल ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक पॉइंट मास हो. क्या हो? एक पॉइंट मास, जो कि कहां रख दिया गया है? इसके सेंटर पे, ठीक है. और
अब जो डिस्टेंस है तुम्हारे और इस पॉइंट मास के बीच में, उसकी वजह से नेट फोर्स लगेगा, और इसका मास कैसा था, m, है ना। और सपोज तुम यहाँ से r डिस्टेंस पर हो, तो अब तुम पर मतलब इस पॉइंट पर इस शेल की वजह से जो फोर्स कैसा लगेगा वो क्या हो जाएगा, Gmm/r², सिंपल। ठीक है, मतलब जब तुम बाहर गए तो Gmm/r², और जब ऑन द सरफेस हो तो कैसा हो जाएगा, Gmm/R²। लेकिन अंदर हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये कहानी किसकी है, शेल की है। बाहर हो तो पॉइंट मास के जैसे बिहेव करता है, अंदर जाओ तो वो है ही नहीं, उसका कोई फोर्स ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट। इसको अब ग्राफिकली देखना चाहोगे सपोज, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अगर मास आ जाए, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स काम करेगा आउटसाइड, उसकी वैल्यू होगी Gmm/r²। बाहर दिस इज फोर्स आउटसाइड, ठीक है, फोर्स इनसाइड इज 0, फोर्स ऑन द इनसाइड इज 0। कूल। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे, एक शेल के लिए द वैल्यू ऑफ फोर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनफैक्ट 3 पार्ट में कर लो। एक है फॉर आर वैल्यूज लेस देन आर, मतलब इनसाइड द शेल द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज 0। ठीक है, यहाँ लिख देना ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ शेल, फोर्स ड्यू टू अ शेल। ठीक है, वैसे ही r इज इक्वल टू आर के लिए, मतलब ऑन सरफेस कितना हो गया, Gmm/R²। और जब आप बाहर चले गए, यानी कि फॉर r वैल्यूज ग्रेटर देन R, यानी कि आउटसाइड द शेल, तब जो फोर्स काम कर रहा है वो कैसा हो जाएगा, Gmm/R²। ठीक है, सो दिस इज ओवर हियर। ठीक है, r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे जो हम केस ले रहे हैं वो ये वाला केस है, आपने ऑब्जेक्ट को ऑन द सरफेस रख दिया, और इस वाले केस में आपने ऑब्जेक्ट को अंदर रख दिया ऐसा। ठीक है, ये इसका सेंटर है सपोज। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। राइट, तो ये कहानी हो गई, इसको अपने पास लिख लो, ये कहानी का सार है। ठीक है, काइंडली नोट दिस डाउन इन योर कॉपीज।